नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सबक सिखाना जरूरी था। अरे मोहन बेटा, जरा इधर तो आना। पीने के लिए एक गिलास पानी तो ला देना। मोहन ओ मोहन। शोभा जी अपने पोते मोहन को आवाज़ लगाती रह गईं, लेकिन मोहन अपनी दादी माँ की बात को अनसुना करते हुए बाहर खेलने दौड़ गया। शोभा जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, लेकिन दोनों बहुओं में से किसी एक ने भी आना जरूरी नहीं समझा। शोभा जी के पति का देहांत हुए 6 महीने हो चुके थे। पति की मृत्यु के बाद वे अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं। शोभा जी के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटी की शादी अच्छे खानदान में करके वह उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी हैं। दोनों बेटे भी शादीशुदा हैं। बड़े बेटे विकास की पत्नी रजनी और छोटे बेटे सौरभ की पत्नी निकिता है। दोनों का एक एक बेटा है। विकास का बेटा मोहन 10 वर्ष का है, जबकि सौरभ का बेटा सोनू 9 वर्ष का है। दोनों में 1 वर्ष का फर्क था, परंतु दोनों का जन्मदिन एक दिन ही आता था। घर में सभी लोग अपना ख्याल स्वयं रख सकते थे, लेकिन यदि घर में किसी को सहारे की आवश्यकता थी तो वो थी शोभा जी, जिनकी ढलती उम्र के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों में जान कम होती जा रही थी। अपने घर के आंगन में चारपाई पर शोभा जी अकेली बैठी हुई थीं और खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थीं। बैठे बैठे सोच रही थी कि यह तो कुदरत का नियम है कि जैसे जैसे नई पीढ़ी के शरीर में ताकत बढ़ती है, वैसे ही पुरानी पीढ़ी कमज़ोर और लाचार होती जाती है। परंतु नई और पुरानी पीढ़ी के बीच इतनी दूरी आ जाएगी कि ना तो बच्चों का उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू नजर आएंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब 6 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब दोनों बेटे और बहुएं उनकी खूब सेवा कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते जब दोनों बेटों ने आकर कहा, माँ हमारा 2 कमरों में से गुजारा हो जाएगा। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भी तो पढ़ाई करने के लिए अलग कमरा चाहिए। पिताजी तो कुछ किए बगैर ही स्वर्ग सिधार गए, अब आप ही कुछ कीजिए। बेटे की बात सुनकर शोभा जी कुछ हैरान रह गईं और पूछने लगीं, लेकिन बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मकान पर खर्च कर सकूं। तभी उनका छोटा बेटा बोला, माँ पिताजी ने सारी जमीन जायदाद आपके नाम ही कर दी थी। आपकी जो गांव वाली जमीन रखी है उसकी तो आप ही मालके हैं। माँ उस जमीन का आधा हिस्सा बेच दीजिए। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम ऊपर की 2 मंजिल बनवा लेंगे। फिर बड़े बेटे ने कहा, माँ आप ही सोचिए कि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जगह की कितनी कमी हो चुकी है, और फिर कभी कभार हमारे बच्चों के दोस्त भी आ जाते हैं या कभी उन दोनों का जन्मदिन मनाना होता है तो जगह न होने के कारण उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। बेटों के इतने आग्रह करने के बाद शोभा जी सोच में पड़ गई। फिर सोचने लगी कि आज हो या कल आखिर यह सब कुछ बच्चों का ही तो है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गांव की जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया और उससे आया पैसा बेटों को दिया और कहा, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा मकान बनवा लो। दोनों बेटों ने ऊपर 2 मंजिल और बनवा ली। फिर कुछ दिन बीते तो एक दिन उनका बेटा उनके पास आया और बोला, माँ अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर आपको जमीन जायदाद का क्या काम है? अब इस बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से बहू से अपनी सेवा करवाओ। शान से बैठकर हुक्म चलाना अपनी बहू पर। फिर शोभा जी बोली, बेटा तू यह सब क्या कह रहा है? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तभी उनका छोटा बेटा सौरभ मोहन और सोनू का हाथ पकड़कर ले आया और बोला, माँ कल इन दोनों का जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि आप इन्हें ऐसा तोहफा दीजिए जो कभी किसी ने ना दिया हो। तभी शोभा जी बोली, हाँ बेटा मैं भी इनका जन्मदिन यादगार बनते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कोई अच्छा तोहफा भी नहीं दे सकती। तभी बड़ा बेटा विकास बोला, माँ केवल आप ही हैं जो इन्हें अनमोल तोहफा दे सकती हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के आगे कुछ कागज रख दिए और बोला, माँ आपको और कुछ नहीं करना, बस इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा
इस पर तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दस्तखत करने से पहले कागज़ों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत है। लेकिन यह बात तो पराये लोगों के साथ लागू होती है, यहाँ मुझे कौन धोखा करेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। लेकिन जैसे उन्होंने दस्तखत किए, उनके मन में ख्याल आया कि पूछना तो चाहिए कि यह कागज़ किस चीज़ का है। और जब उन्होंने पूछा तो उनका बड़ा बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इस पर लिखा है कि आप अपने गांव वाली सारी ज़मीन हमारे नाम कर रहे हैं। यह सुनकर शोभा जी को एक झटका सा लगा कि कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे दस्तखत करवा लिए। बेटा सही तो कह रहा था, मैं इस उम्र में ज़मीन का क्या करूँगी। अगर यह मैंने उन्हें दे भी दी तो क्या हो गया, अब आराम से रहूँगी, दोनों बहुओं से खूब सेवा करवाऊँगी। उसी दिन सुबह सुबह ही थोड़ी सैर करने के बाद भी अपनी सहेली रोशनी जी के साथ गपशप करती रही, और जब घर वापस लौटी तो देखा घर पर कोई नहीं था। रसोई घर का सामान भी गायब था। एक पल को वो घबरा गई और बच्चों को आवाज़ देने लगी, तो इतने में बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाई, क्या हुआ माँ जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? हम ऊपर आ चुके हैं सारा सामान लेकर। ठीक है बहू, काम में व्यस्त हो तो मैं भी ऊपर ही आ जाती हूँ। जैसे ही शोभा जी ऊपर पहुँची और पहला कदम रखा तो बहू जोर से चिल्लाई, आपको दिखाई नहीं देता, सारा घर गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने पोंछा लगाया था, सूख तो जाने दिया होता। अपनी बहू रजनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शोभा जी का कलेजा मुंह को आ गया और हड़बड़ाते हुए बोली, वो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, अगर मेरे लिए नाश्ता बना देती। तो फिर बहू को गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखते हुए बोली, मैं ऊपर जाकर फर्श गंदा नहीं करूँगी, तुम मेरे लिए खाना नीचे ही पहुंचा देना। तभी रजनी बोली, देखिए माँ जी, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया खाने को, ऊपर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए, उसने कुछ बनाया होगा तो दे देगी। अरे बहू, पहले इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरा सांस फूल गया है, तुम ही कुछ दे देती। माँ जी, अभी मुझे बहुत काम है, एक रोटी बनाने का काम ही नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। शोभा जी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छोटी बहू निकिता के पास पहुंची तो देखा वो भी घर के काम में व्यस्त थी। उन्होंने उन्हें आवाज़ दी और खाना मांगा तो निकिता ने कहा, माँ जी, अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई, रात की रोटियां पड़ी हैं, आप वही खा लीजिए। शोभा जी रात की बासी रोटियां लेकर उदास भाव से नीचे आ गईं, परंतु यह समझने में असमर्थ थीं कि उनके आगे पीछे माँ जी कहकर सारा दिन उनकी सेवा करने वाली बहुएं आज इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हैं। इस समय उनकी बेटी राधिका का फ़ोन आया, माँ कैसी हैं, आप खाना तो समय पर खाती हैं ना? और शोभा जी बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे दोनों भाइयों भाभियों ने तो मुझे सर आंखों पर बिठा रखा है, तू मेरी चिंता मत किया कर। तेरी भाभी गरम गरम खाना परोस कर गई है, मैं अभी खाना खा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए शोभा जी की आंखें भर आईं और गला रुंध गया। वो अपनी बेटी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत फ़ोन काट दिया। बेमन से वही बासी रोटियां खाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज वो अपने दोनों बेटे विकास और सौरभ से इस विषय में बात करेंगे। दोपहर बीतने को थी और शोभा जी अभी तक दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी। जब कोई नहीं आया तो थक हार कर उन्होंने आवाज़ लगाई, वो मुझे भूख लगी है, खाना तो दे दो। परंतु किसी का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई। 4 से 5 बार आवाज़ लगाने पर जब कोई नहीं आया तो थक हार कर वह फिर से ऊपर गई तो बड़ी बहू रजनी ने नाक मुँह सिकुड़ते हुए 2 रोटी और 1 सब्जी एक डिस्पोजल प्लेट में डालकर ऐसे रख दी जैसे किसी भिखारी को खाना दिया हो। बहू का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर शोभा जी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। सोचने लगी कि आखिर आज दोनों बहू को मेरी 2 वक्त की रोटी भी भारी क्यों लग रही है। आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया। अभी इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी
कि उनकी नज़र बाहर से आते हुए अपने छोटे बेटे पर पड़ी। पीछे पीछे ही बड़ा बेटा भी आ रहा था। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, शोभा जी ने कहा, बेटा सुनो, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी छोटा बेटा बोला, माँ जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। बड़े बेटे ने कहा, माँ आपको तो कोई काम है नहीं, हम थके हुए आते हैं और आप आते ही। इतना कहते कहते दोनों चले गए। शोभा जी अपना सा मुंह लेकर वहीं बैठी रह गई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर जाकर देखा तो उनका बेटा विकास ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उनकी बहू रजनी ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनो तुम्हारी माँ आई है। शोभा जी यह सुनकर हैरान रह गईं और बोली, यह क्या बात हुई बहू, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तभी विकास बोला, क्या माँ, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? फिर शोभा जी बोली, बेटा बात क्या है, कल से बहू का व्यवहार भी बदला हुआ है और तुम भी इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह फालतू ड्रामा करने लगी, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में जरा भी देर नहीं करती। तभी उनकी बहू चिल्लाई, सुन लिया, अब जाइए यहाँ से, नाश्ता करने दीजिए। बहू की तेज आवाज़ सुनकर तो जैसे उनके हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह किसी बुरे सपने से जागी हों। शोभा जी बेइज्जत होकर बड़ी बहू के कमरे से बाहर निकल आईं। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन उन्हें भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत करके ऊपर छोटे बेटे के पास चली गईं। दरवाज़ा खुला था। उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन कोई नहीं आया तो अंदर जाकर बैठ गई। उनके बेटे सौरभ ने उन्हें देखा तो रसोई घर में से 2 रोटियां लाकर उन्हें दे दी। अभी शोभा जी ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही था, इतने में छोटी बहू कमरे से बाहर आ गई और बोली, माँ जी आप यहाँ कैसे? अपनी बहू के इस सवाल को सुनकर उनकी आंखें भर आईं। यहाँ कैसे मतलब? अब रजनी बहू ने मुझे कह दिया है कि यहाँ मत आया करो। अब तुम भी ऐसी बात करोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? अपनी माँ की यह बात सुनकर सौरभ ने उन्हें कहा, माँ आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बात कर लेना। सौरभ को अपनी माँ के साथ नरमी से पेश आते देख छोटी बहू निकिता उसे गुस्से से देखने लगी, परंतु उस समय कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे विकास से दवाइयाँ लाने को कहा तो बड़ी बहू रजनी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमसे अपने खर्चे पूरे नहीं होते तो आपके खर्चे कैसे उठाएंगे? बात केवल 2 रोटी की होती तो चलता था, आपके खर्चे तो कम नहीं हैं। कपड़ों का खर्च, दवाइयों का खर्च, खाने पीने का खर्च, ना बाबा, हमसे तो यह सब खर्च नहीं उठाया जाएगा। अब शोभा जी ने बड़ी बहू के पास जाकर खाना मांगना छोड़ दिया था। अब तीनों समय का खाना छोटी बहू के यहाँ से ही खाना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शोभा जी खाना खाने के लिए अपनी छोटी बहू के पास जा रही थीं। तभी उन्हें छोटी बहू निकिता की आवाज़ आई। वह अपने पति से झगड़ रही थी, कुछ सीखो बड़े भैया और बड़ी भाभी से। उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है और हमारे माथे मर दिया आपकी माँ को। हमारे खर्च पहले ही कुछ कम है क्या? तभी सौरभ बोला, तुम्हारी बात ठीक है निकिता, जब बड़े भैया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो फिर माँ का सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? मैं बड़े भैया से बात करके उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का इंतजाम करवाता हूँ। बेचारी शोभा जी यह सुनकर तो जड़वत ही रह गईं और वहीं से वापस नीचे आ गईं। अब किसी बेटे बहू के पास दोबारा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उनकी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता था। वो अकेली ठुकराई हुई सी आंगन के चारपाई पर बैठी रही। सभी का आंगन में से आना जाना चलता रहता, परंतु किसी के पास इतना समय नहीं था कि अपनी बूढ़ी माँ के पास 2 पल के लिए ही बैठ जाएं। जब बेटा और बहू ने अपनी ही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया
तो फिर वह अपने पोतों से क्या उम्मीद करती। आखिर वह भी तो अपने माता पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे थे। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी शोभा जी अकेलेपन और भुखमरी की मार झेल रही थी। आज बगैर कुछ खाए पिए वो टहलने के लिए निकल गईं, तो उनकी सहेली रोशनी जी ने महसूस किया कि वह बहुत गुमसुम सी हैं। थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा कि वह खुद ही बता देंगी, परंतु जब शोभा जी ने कुछ नहीं बताया तो रोशनी जी ने ही उनकी परेशानी का कारण पूछा। तभी शोभा जी आंसुओं से भरी आंखें लिए बोली, क्या बताऊं रोशनी, जब मैं बेटी को जन्म दिया था तो हम लोगों को लगा था कि हमारे सिर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो, क्योंकि हमें उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर दूसरे के घर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे एक के बाद एक 2 बेटा पैदा हुए थे, तब तो मैं फूली ना समाती थी और उनके पिताजी का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमें लगता था कि शायद हमारे पिछली कर्मों का फल है, हमने मोती दान किए होंगे जो इस जन्म में यह कृपा बरस रही है। और मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मैंने तो गंगा नहा ली है। बेटों के साथ तो मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा और वो मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। मैं तो पूरी उम्र इस खुशी में बिता दी कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्च कर रहे हैं वो हमें बुढ़ापे में सूद समेत वापस कर देंगे। अपनी सारी जमा पूंजी हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने में लगा दी, यहाँ तक कि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। जब पति का साथ भी छूट गया और सेहत भी साथ छोड़ने लगी है। दोनों बेटे हैं कि मेरी दवाइयों का खर्च उठाना तो दूर, अब तो उनसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाई जाती अपनी बूढ़ी माँ को। सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले, उनका गला रुंध गया। रोशनी जी ने उन्हें पानी पिलाया और सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। फिर शोभा जी बोली, पता नहीं रोशनी, इस उम्र में अब और क्या देखना बाकी रह गया है। भूख से तड़पने के बाद भी अब तक मेरे प्राण नहीं निकले हैं। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। रोशनी जी ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें उठाते हुए कुर्सी पर बिठाया और बोली, देखो शोभा, यदि तुम ऐसे ही हार मान जाओगी तो इसके बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन यदि तुमने हिम्मत दिखाई और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती हो तो अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छे से बिता सकती हो। अपनी सहेली की यह बात सुनकर शोभा जी कुछ सोच में पड़ गईं। अब तुम मेरे साथ चलो। रोशनी जी शोभा जी को अपने साथ एक ठेले पर ले गईं, जहां उन्हें भरपेट खाना खिलाया। फिर शोभा जी घर लौट आईं। काफ़ी देर शोभा जी को सोच विचार में पड़ी रहीं। शाम हो चुकी थी, परंतु शोभा जी को दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर खुद ही हिम्मत करके जो थोड़े बहुत पैसे पड़े थे लेकर पास की किराने की दुकान पर चली गईं और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आई। शाम के समय उनकी बेटी राधिका अपने पति के साथ उनसे मिलने के लिए आई, तो शोभा जी उस समय ब्रेड खा रही थीं। अपनी बेटी राधिका को देखते ही उन्होंने ब्रेड का पैकेट छुपा दिया और बोली, अरे बिटिया, तू कब आई? तूने तो आने के बारे में बताया भी नहीं। माँ, जब मैं आपसे फ़ोन पर बात की थी तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बिटिया, मैंने तुझे कहा तो था कि सब कुछ ठीक है, तू बिना सैर पैर की चिंता कर रही है, शोभा जी ने नज़र चुराते हुए कहा। तभी दरवाजे से आई हुई रोशनी जी की आवाज़ आई, क्या खाक ठीक है? सुन राधिका बिटिया, अच्छा किया कि तू आ गई। मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी माँ कैसे एक एक दिन काट रही है। रोशनी जी ने सारा वृतांत राधिका को कह सुनाया। सारी बातें सुनकर राधिका हक्की बक्की रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ पर जान छिड़कने वाले उसके भाई अचानक इतने लालची कैसे हो गए। शोभा जी का दामाद जो यह सारी बातें सुन रहा था कहने लगा, माँ जी, मेरा एक बहुत अच्छा वकील दोस्त है, आप एक काम कीजिए,
अपने प्रॉपर्टी के कागज उठाइए और हमारे साथ चलिए। शोभा जी के मना करने के बाद भी वे दोनों नहीं माने। उन्हें अपने साथ वकील के पास ले गए और सभी हालातों के बारे में बताया। वकील ने सभी कागज देखे और कहने लगा, अरे वाह, यह हुई ना बात। यह बताइए, यह कागज किस प्रॉपर्टी के हैं? तभी शोभा जी ने कहा कि यह हमारे मकान के और ज़मीन के कागज हैं। फिर वकील मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटे बहू को अच्छा नाच नचा सकती हैं। फिर वकील के कहने पर शोभा जी ने कागजी कार्रवाई शुरू की। उसके कुछ समय के बाद शोभा जी घर लौट आईं। थोड़ी ही देर में उनके दोनों बेटे भी घर आ गए। उनके पास आकर बोले, माँ, हमसे आपका बोझ और नहीं उठाया जाता, इसलिए हमने आपका इंतजाम वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। यह बात सुनकर शोभा जी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो बड़ा बेटा बोला, चिंता मत कीजिए माँ, वहाँ आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। कि तभी राधिका उसका पति वकील के साथ उनके सामने हाजिर हो गई। उन दोनों को वकील के साथ वहाँ देखकर दोनों बेटे और बहू की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा बेटा बोला, यह सब क्या तमाशा है, तुम लोग यहाँ वकील के साथ? फिर बड़े बेटे ने कहा, अच्छा, अब समझ में आ गया कि माँ की संपत्ति में तुझे और जीजा जी को भी अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए वकील को लेकर आ गई हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, यह सारी संपत्ति हम दोनों भाइयों की है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर राधिका उसके पति को बहुत गुस्सा आया। राधिका बोली, मुझे माँ की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताए। अरे, मैं तो माँ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि अपने जीवन का अंतिम समय वो बाबूजी की यादें के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती हैं। फिर शोभा जी ने चेहरे पर गुस्से भरे बहाव लाते हुए कहा, अपनी बेटी से ज़्यादा मैं और तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटों को प्यार किया, यह सोचकर कि बेटियां तो पराई होती हैं, केवल बेटे ही बुढ़ापे में साथ निभाते हैं। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तुम लोगों ने मेरे पास कोई और चारा ही नहीं छोड़ा था। जब तक जायदाद मेरे नाम पर थी तब तक मेरे आगे पीछे दौड़ते थे, और अब फर्ज निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ पीछे कर लिए। मेरा पैसा और ज़मीन तुम सबको चाहिए थी, पर तुम्हारी बूढ़ी माँ, उसका क्या? यह मत भूलो कि यह घर आज भी मेरे पति का है, जिस पर सबसे पहले अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा, इस पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। वसीयत बनाते समय ही पिताजी ने यह मकान हमारे नाम पर कर दिया था। तभी वकील साहब बोले, आपकी बात सही है, लेकिन आपके पिताजी ने मरने से पहले यह घर और ज़मीन अपनी पत्नी शोभा जी के नाम पर कर दिया था, और साथ में यह भी लिखवा दिया था कि उनकी पत्नी के जीते जी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वही रहेंगी। शायद आप लोगों के पिताजी को इस बात का एहसास पहले ही हो चुका था कि आप अपनी माँ के साथ कितनी घटिया हरकतें कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी वसीयत में बदलाव करवा दिए थे। उनकी मृत्यु की जो तिथि आपने बताई, उसी ठीक एक हफ्ते पहले ही वसीयत बदलवा दी गई थी। आज की तारीख में यह घर और आपके पिताजी के गांव की ज़मीन शोभा जी की है, और जैसे चाहें उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। यह सुनकर तो दोनों बेटों की जैसे जान ही निकलने लगी थी। वो कभी वकील को देखते तो कभी अपनी माँ को। इस घटना के बाद शोभा जी, जो आज तक सब कुछ सहन करती आई थी, चुपचाप रहने वाली एक सीधी सी महिला नहीं रही। अपने अधिकार के लिए लड़ना उन्हें आ गया था, और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपनी बेटों बहुओं को फरमान सुना दिया कि वह जल्द से जल्द मकान को खाली कर दे। इतनी बात सुनते ही बड़ा बेटा विकास अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इस समय छोटा बेटा सौरभ बोला, माँ, मुझे तो बड़े भाई ने उल्टी पट्टी पढ़ाई थी, नहीं तो आप जानती हैं
मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर शोभा जी बोली, मुझे धोखा देने से पहले तुमने इतना तक नहीं सोचा कि इस उम्र में माँ कहाँ जाएगी, कैसी रहेगी। फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? लेकिन मैं अपने दोनों पोतों को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसलिए तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहना होगा। अब शोभा जी ने अपनी गलती सुधारते हुए एक और कदम उठाया। उन्होंने वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव की ज़मीन पर सिर्फ उनकी बेटी का हक होगा। अपनी सहेली की मदद से उन्होंने अपने मकान की बीच वाली मंजिल किराए पर चढ़ा दी और सबसे नीचे स्वयं रहने लगी। राधिका ने उनके लिए खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए एक मेड भी लगवा दी। अब शोभा जी का अच्छा खाना नसीब होने लगा था। अपनी सासू माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुएं दंग रह गई थीं। हैरान तो दोनों बेटे भी थे और दिल के किसी कोने में उन्हें एहसास था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।